Yes, dear students, now in this segments we are going to study about biodegradable polymer. है ना बच्चों, biodegradable आप समझते हो कि those polymers which are degraded by microorganisms in nature and are not harmful to environment is called as biodegradable polymer. ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि those polymers which are degraded by microorganisms, which are degraded by microorganisms in nature and are not harmful to environment and are not harmful to environment called, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं. कॉल्ड एज उसको हम कहते हैं बच्चों कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. है ना, बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो दो हैं. इसका फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताऊंगा. PHBV और दूसरा है बच्चों जिसे हम कहते हैं नायलॉन 2, नायलॉन 6. तो ये दोनों जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं, यानी सड़गल के ख़त्म हो जाते हैं और एनवायरनमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं. उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं जितने मैंने आपको पढ़ाया है? ब्यूना एस, ब्यूना एन, रबर. इसके बाद आपको मैंने नायलॉन 6 पढ़ाया, नायलॉन 66 पढ़ाया, बेकेलाइट पढ़ाया, ठीक है, ऑर्लॉन पढ़ाया, टेफ्लॉन पढ़ाया. वो सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है. लेकिन ये जो है बच्चों मैंने आपको बताया है, दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. इज इट क्लियर? चलिए नोट करिए बच्चों. अब हम ये देखेंगे कि इन व्हाट वे इट इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब वी विल सी इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एक एक करके बच्चों हम इन पॉलीमर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे. तो पहले हम जो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं वो पहले बायोडिग्रेडेबल का देख रहे हैं जिसका नाम है PHBV. ये H है, हॉर्स वाला. इसका यदि आपको फुल फॉर्म लिखना है, बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, कम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट. तिवारी सर याद नहीं होगा, कोई याद करने का तरीका बताओ. देखो भाई, याद करने का तरीका है ना, लुक हियर द वे ऑफ लर्निंग, कि हम किस तरह से इसको हम याद रखेंगे. देखिए पहले P लिखा है तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, इसका इस्तेमाल करिए. पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पहले इसको लीजिए ब्यूटाइरेट, कम CO कम, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट. याद हो गया? फिर से देखिए, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट B, फिर पॉली कम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट. अब ये बनती कैसे है बच्चों? अगर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होता है. तरीका बताऊं मैं आपको याद करने का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं. पहले आप 3 कार्बन लिख दीजिए, एक लाइन में लिख दिया तिवारी सर. 1 2 3 प्रोप और ये हो गया CH3 ब्यूटेनोइक एसिड. अब आप फिर से 3 लिखिए, 1 2 3, ये लिख दिया आपने 3. अब आपको इसको बनाना पेंटेनोइक एसिड, है ना. 3 केवल एक लाइन में लिखिए, 1 ये 2, ये हो गया आपका COOH. भाई 3 यहाँ भी लिखा था, 3 यहाँ भी लिखा था. एक आपको चाहिए कौन सा एसिड? चलिए मैंने 3 यहाँ लिख दिया. एक आपको चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड, तो सॉरी 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड. यहाँ पे आपको चाहिए पेंटेनोइक एसिड, तो 1 2 3 4 5.
मतलब 3 आपको केवल ऊपर लिखना है। अब वो क्यों लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए चलिए बैलेंस करते हैं। CH3 CH2 CH2 ये हो गया, CH3 CH2 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 ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड और ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। 3 लाइन में लिखना, बच्चे नीचे लिखना है, 3 लाइन में लिखना, बच्चे नीचे लिखना है। अब क्या होता है, हम यहाँ पर एक एच हटा दो, यहाँ पर भी आप एक एच हटा दो और एक एक OH जोड़ दो। एक एच हटा दिया, एक OH यहाँ जोड़ दिया, एक एच हटाकर एक OH यहाँ जोड़ दिया। चलिए नंबरिंग करिए नंबरिंग भाई। ये 1, ये 2, ये 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, ये 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा आपके 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी क्योंकि 5 है पेंटेनोइक एसिड। अब क्या होगा, इसके भी ले लो N मॉलिक्यूल, ये ले लिया तिवारी सर N मॉलिक्यूल, इसके भी ले लो N मॉलिक्यूल। तरीका क्या बताया था, एक H यहाँ निकलता है, यहाँ पर OH निकलता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका सेंटर से निकलता है। कौन सा पॉलीमर बताओ, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है बताओ? कोपॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पर जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो हमारी अलग अलग है। तो ये जो दोनों हमने लिया है ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये मोनोमर्स कहलाएंगे। कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा बताओ? कंडेंसेशन, क्योंकि OH है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और जो पॉलीमर बनेगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होगा। चलिए अब देखते हैं क्या बना। कंडेंसेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिंपली हमें चीज़ों को हटाना पड़ता है, हमें कोई भी चीज़ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। बोलिए क्या बनेगा भाई? यहाँ पर जो बनेगा वहाँ से H हट गया, यहाँ से OH हटना है। जब H हटेगा तो केवल O बचेगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं केवल, जब H हटेगा तो केवल O बचेगा। हो गया आपका CH2, नीचे क्या जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, ये होगा COO डबल O, ये हो जाएगा आपका CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CO बॉन्ड फ्री। इस पूरे का होल एंड द नेम ऑफ दिस पॉलीमर विल बी PHVV। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है बच्चों PHVV। ये कौन सा पॉलीमर कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं या इसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? व्हाई? बिकॉज इट इज डिग्रेडेबल बाय मीन्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इज नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि PHVV विच टाइप ऑफ पॉलीमर इट इज, तो इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर and it is formed from which 2 monomeric units. One monomeric unit is 3 hydroxybutanoic acid, another monomeric unit is 3 hydroxypentanoic acid. याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। नोट कर लीजिए। अगला जो बच्चों हमारा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6, है ना? क्या नाम है उसका? वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। तो ये मैं दूसरा वाला आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वन, हमारा सेकेंड वन है बच्चों नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब ये नायलॉन 2 और 6 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहले वाली जो मोनोमेरिक यूनिट आपकी होगी उसके अंदर 2 कार्बन होंगे और दूसरी वाली जो मोनोमेरिक यूनिट होगी उसके अंदर आपके 6 कार्बन होंगे। चलिए देखते हैं दोनों। नायलॉन 2 मतलब ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बताओ भाई, ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था NH2 CH2, ये हो जाएगा आपका NH2 और ये हो जाएगा COOH। इसका नाम क्या होगा बच्चों? ग्लाइसिन, जो अमाइनो एसिड है। कितने मॉलिक्यूल ले लिया भाई इसके हमने? N मॉलिक्यूल ले लिया। आप देखिए नायलॉन 2 क्यों नाम पड़ा? इसके अंदर 2 कार्बन है। बच्चों इससे पहले जो मैंने आपको बताया था
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBB वो पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसके अंदर COO ग्रुप है, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ देखते हैं भाई, ग्लाइसिन हो गया प्लस नायलॉन 6, इसके अंदर 6 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर हम लेंगे अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अमाइनो कैप्रोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH2O5, ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा COOH। देखिए इसमें 6 कार्बन हो गए, 5 कार्बन ही है और एक ही 6। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों अमाइनो कैप्रोइक एसिड। क्या हम बच्चों NH2 ग्रुप को, चलिए ऐसे ही लिखे रहने देते, ऐसे ही लिखे रहने देते NH2। यहाँ पर हम NH2 को तोड़ सकते हैं क्या? NHS लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। इसका N मॉलिक्यूल, तो इस वाले बंदे का भी N मॉलिक्यूल। क्या बताया था मैंने? कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा इसका? कंडेंसेशन, क्योंकि OH HOH है। HOH जहाँ पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इट मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू शो देयर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों उसे हम क्या सा बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो, एक H यहाँ से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका बीच से निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा -NH2। बैलेंस नहीं करना, जो दिखा वो आपने लिखा -NH, यहाँ बचा, ये H है NH, फिर क्या बचा आपका CH2, फिर क्या बचा आपका CONH, ये अमाइड कैटेगरी में आएगा। अगर कोई पूछे आपसे नायलॉन 2 नायलॉन 6 किस कैटेगरी का पॉलीमर है, तो आप कहोगे पॉलीअमाइड है। नोट कर लीजिए, इट्स अ पॉलीअमाइड, इस कैटेगरी में आता है बच्चों। ऑल्दो इट इज बायोडिग्रेडेबल बट इट इज पॉलीअमाइड। इसके पहले वाला PHBB क्या था? पॉलीएस्टर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये हो गया CONH, फिर डैश, ये हो गया आपका CH2 का होल 5, फिर ये हो गया CO बॉन्ड फ्री, इस पूरे का होल एन। द नेम ऑफ दिस पॉलीमर विल बी नायलॉन 2 नायलॉन 6। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। व्हाई इज इट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बच्चों? बिकॉज it is degraded by the microorganisms and are not harmful to the environment. Is it clear? तो ये था बच्चों all about biodegradable polymer। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, कि रबर का वल्केनाइजेशन क्या होता है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। देखिए हम जो नेचुरल रबर लिखते हैं उसका नाम होता है आइसोप्रिन और ये बनता है पॉली आइसोप्रिन से। तो देखिए आइसोप्रिन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फार्मूला होता है आइसोप्रिन का। एक और लिखते हैं हम इसी को ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रिन। अगर हमें इसे नेचुरल पॉलीमर में कन्वर्ट करना है तो उसका नाम होता है पॉली आइसोप्रिन। नेचुरल रबर में कन्वर्ट करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है? डबल बॉन्ड एक तो इन 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, दूसरा इन 2 कार्बन के बीच में आ रहा है। तो अगर हम इसका पॉलीमर बनाएं तो पॉलीमर कहाँ बनेगा? देखो डबल बॉन्ड हटा दें, बैलेंस करें 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब 3 यहाँ हो गए। अब 1 2 3 2 1 2 3 और 1 4, ये हो गया 4। यहाँ भी हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं तो कायदे से यहाँ पर भी 4 बॉन्ड आने चाहिए, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड आने चाहिए, यहाँ पर भी 4 4 आने चाहिए। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था बच्चों वहाँ वहाँ उनके बीच में हम सल्फर डाल देते हैं, ये सल्फर डाल देते हैं। तो ऊपर नीचे जो था आपका वो था नेचुरल रबर थी। ऊपर नीचे जो था वो आपका नेचुरल रबर था। नेचुरल रबर मतलब उसका क्या नाम था? उसका नाम था पॉली आइसोप्रिन। नीचे वाला भी आपका नेचुरल रबर था, ये था आपका नेचुरल रबर। इसका भी नाम क्या था? इसका नाम था पॉली आइसोप्रिन। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम रॉ रबर लेते हैं। रॉ रबर मतलब नेचुरल रबर, जैसे हमने लिया पॉली आइसोप्रिन लिया, और उस पॉली आइसोप्रिन को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं किसके साथ? सल्फर के साथ।
और उसके अंदर कुछ हम एडिटिव्स मिला देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड ऑक्साइड मिलाया है। तो जब हम बच्चों क्या करते हैं कि अगर हम रॉ रबर को, कच्ची रबर को, नेचुरल रबर को जब हम सल्फर और एडिटिव्स के साथ गर्म करते हैं तो उसके जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। उस रबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पहले से अच्छी हो जाती हैं। इसे हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। अब वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पहले से अच्छी हो जाती हैं? तो देखो, वल्कनाइज्ड रबर है एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, पानी कम एब्जॉर्ब करता है। रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब होता क्या है, जब हम नेचुरल रबर को वल्कनाइज करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम उसको सल्फर के साथ हीट करते हैं तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था उसके बीच में सल्फर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, ड्यू टू दिस प्रोसेस सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंकेजेस एट द रिएक्टिव साइड ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ नेचुरल रबर एंड गेट स्टिफेंड, और जो है वो मजबूत हो जाता है। इज इट क्लियर? तो जो दो सल्फर है बच्चों, ये कहाँ पर है? इसे हम कह सकते हैं सल्फर क्रॉस लिंकेजेस। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? सल्फर क्रॉस लिंकेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो हम ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रॉ रबर विथ सल्फर एंड फ्यू एडिटिव्स लाइक जिंक ऑक्साइड ड्यू टू विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर हैज बीन इंप्रूव्ड इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। करते क्या है हम इसके अंदर बच्चों कि जैसे ही हम सल्फर के साथ और एडिटिव्स का हीट करते हैं, सल्फर जो है वो क्रॉस लिंकेजेस बना देता है। इससे क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मजबूत हो जाती हैं, इसकी एक्सीलेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी बन जाती है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी हो जाती है, और ये जो कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इज इट क्लियर बच्चों?